मैकेनिक्स की फर्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, मैकेनिक्स में अपन जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले निर्देश तंत्र पढ़ते हैं और निर्देश तंत्र के बाद में अपन डिस्कशन करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। देखिए, निर्देश तंत्र क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिस्कशन करते हैं। निर्देश तंत्र, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है और ये सेंटर जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है। इस पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो आप पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो 4th कोऑर्डिनेट हो जाएगा टी। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रिलेटिव स्पेस है जो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर पार्टिकल की पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन टाइम का फंक्शन है, पार्टिकल की पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करके पार्टिकल की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है तो अपन इसको डिफरेंशिएट करके पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी गिवन टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी वेलोसिटी क्या है उसको मेजर कर सकता है, उसका एक्सेलरेशन क्या है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। अगर पार्टिकल का मास भी नॉन है, मास क्या है? m। अगर मास अपन को पता है तो अपन p इक्वल्स टू mv इक्वेशन अप्लाई करके पार्टिकल का मोमेंटम भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपन को नॉन है और मास अपन को पता है तो क्या अपन F इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रिलेटिव स्पेस है जो पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की मोमेंटम, पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स, उसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकता है। अर्थात पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, उसे ही क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र स्पेशली अपन यहाँ 2 टाइप के निर्देश तंत्र या 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन है, मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है, वो प्रेक्षक पृथ्वी पर स्थित है। ये ऑब्जर्वर कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर स्थित है। और एक कार है, ये कार अभी रेस्ट कंडीशन पर है। किस कंडीशन पर है? रेस्ट कंडीशन पर है। रेस्ट कंडीशन पर है तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 0 है। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 0 है। एक ऑब्जर्वर इस कार के अंदर बैठा है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर O है और ये ऑब्जर्वर O डैश है। और एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कोई भी बॉल है, ये है बॉल ऑब्जेक्ट। देखो, ये ऑब्जर्वर कहाँ पर है? अर्थ पर है या ग्राउंड पर स्थित है। और दूसरा जो ऑब्जर्वर है, दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ पर है? कार के अंदर बैठा है। तो पहले ऑब्जर्वर के लिए ग्राउंड उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। देखो, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी स्टेट में है, पहली कंडीशन स्टेशनरी है, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ये भी तो रेस्ट कंडीशन पे है। अब ये ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये ऑब्जर्वर जब
इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में है, जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पर, इनिशियली कार भी रेस्ट पर, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर। जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी उसको, 0। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 0। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। जब वेरिएशन इन एक्सेलरेशन 0 होगा तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू 0। ये किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है जो कहां पर खड़ा हुआ है, अर्थ पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब अर्थ उसके लिए एक निर्देश तंत्र है। तो जब a इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी कितना है, 0 है, जो कि न्यूटन्स की इक्वेशन को वैलिड करता है। F इक्वल्स टू ma। न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू ma। इफ a इक्वल्स टू 0 तो इस कंडीशन में F इक्वल्स टू कितना होता है, 0। F इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब यहाँ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वैलिड है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वैलिड। इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू फोर्स कितना उस पर, 0, फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 100% वैलिड होंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, जो ऑब्जर्वर ओडेस है वो इसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को, किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर कार रेस्ट कंडीशन में है, कार रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए इसको भी क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, v इक्वल्स टू 0, क्योंकि कार रेस्ट कंडीशन में है, कार रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए ऑब्जर्वर भी रेस्ट में होगा। ऑब्जर्वर भी रेस्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 0। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स कितना होगा, 0। बताओ अभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है क्या, यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी भी वैलिड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब कार जब तक रेस्ट कंडीशन में है, कार जब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी, जब तक कार रेस्ट कंडीशन में है तब तक ऑब्जर्वर भी रेस्ट कंडीशन में है, और ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में है तो अपने रेस्पेक्ट में जब ये रेस्ट बॉडी को देखेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब जब फोर्स 0 है तो जो कार होगी वो भी कैसा होगा, वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। देखो सेकंड कंडीशन अपन लेते हैं, कंडीशन नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं। और कंडीशन नंबर 2 में फर्स्ट जो ऑब्जर्वर है वो तो अभी भी अर्थ पर ही है, अर्थ पर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में है, और जो सेकंड ऑब्जर्वर है जिसको अपन ओडेस कह रहे हैं, वो सेकंड ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। उस टाइम पर अपन चेक करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। देखो सेकंड कंडीशन, ये है ऑब्जर्वर O, अभी भी ये रेस्ट में है, रेस्ट में इसका मतलब अर्थ पर खड़ा हुआ है, अर्थ या ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। और ऑब्जर्वर जो ओडेस है वो कहाँ बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है। इस बार कार रेस्ट कंडीशन में नहीं है, कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे कौन, ऑब्जर्वर ओडेस और ऑब्जर्वर ओ। तो क्या कंडीशन होगी, ये कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट। अभी भी देखो ऑब्जर्वर जो ओ है वो ऑब्जेक्ट को देखेगा,
तो अभी भी ऑब्जर्वर ओ को ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में दिखेगा? रेस्ट कंडीशन में दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो खुद ही रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में दिखेगा? रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में दिखेगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। जब फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो तो बताओ क्या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड कर रहे हैं? यस, क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए। इफ A इक्वल्स टू जीरो तो बताओ F क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब अभी भी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो ये जो अर्थ होगी अभी भी कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? इनर्शियल। कैसा? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन क्या है? A इक्वल्स टू जीरो तो F इक्वल्स टू जीरो। उसको चेक करते हैं। कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी है v। अगर कार v वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर भी किस वेलोसिटी से जाएगा? v वेलोसिटी से जाएगा। अब ऑब्जर्वर आगे आगे v वेलोसिटी से जा रहे हैं, जब वो उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में कार v वेलोसिटी से जा रही है। कार v वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर ओडेस भी किस वेलोसिटी से जाएगा? v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये बॉडी इधर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसको ऐसा लगेगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की अब वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब v इज कांस्टेंट। बताओ अगर v कांस्टेंट है तो अभी भी वेरिएशन इन v या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू जीरो। बताएं अभी भी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है क्या? क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए। इफ A इक्वल्स टू जीरो तो F इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। अभी भी न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। वैलिड है तो अभी भी ये जो कार है, कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। कार कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अभी तक? कार अभी तक भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम स्पेशली सेकेंड लॉ वैलिड होते हैं उनको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखो केस नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। केस 3 क्या है? वही कंडीशन है। सबसे पहले यहां पर एक ऑब्जर्वर है अर्थ पर। ऑब्जर्वर अभी भी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। ऑब्जर्वर किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। यहां वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्वर O है, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको अपन कार कह रहे हैं। यहां पर ऑब्जर्वर ओडेस बैठा हुआ है। कौन सा ऑब्जर्वर है? ओडेस। ये कार इस बार कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। v वेरिएबल है, इसका मतलब v चेंज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कार एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है, एक ही बात है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कंसिडर कर लेते हैं कि कार एक्सेलरेट हो रही है। अगर कार एक्सेलरेट हो रही है तो ये ऑब्जर्वर जो इसके अंदर बैठा है वो भी एक्सेलरेट होगा उसी एक्सेलरेशन से। अगर कार का एक्सेलरेशन a है, कार का एक्सेलरेशन a है तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? a होगा। अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्वर अब अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, a एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है।
इसका मतलब इसको दिखाई देगा, एक्चुअल में ऐसी कंडीशन नहीं होगी, इसको दिखाई देगा या प्रतीत होगा कि ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहे हैं। बताएं, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स F इक्वल्स टू एम में। कंसिडर कर लेते हैं इसका मास कितना, m, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, m में। अब सोचें, क्या आपने इस पर फोर्स लगाया था? क्या इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था? नहीं किया। इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी इसमें एक्सेलरेशन प्रतीत हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये मास m इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब v वेरिएबल है, जब v वेरिएबल है, जब v वेरिएबल होगा तो क्या a इक्वल्स टू 0 होगा? नहीं होगा। v वेरिएबल है, v चेंज हो रहा है। अगर ये ट्रॉली या ये कार वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा। ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करेगा तो ये मास लगेगा इसको कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए इस कंडीशन में मास का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। कब नॉट इक्वल्स टू 0 है? जब आपने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। इसका मतलब इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। इसका मतलब देखिए, यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? इफ करेगा F इक्वल्स टू 0। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहती है इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इंप्लाइज करेगा F इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जबकि यहां पर जो स्टेटमेंट आ रहा है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो इंप्लाइज कर रहा है F इक्वल्स टू 0। इस पार्टिकल पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी ये एक्सेलरेट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या इस कंडीशन में जो कार होगी वो होगी नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल क्यों होगी नॉन इनर्शियल? क्योंकि यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। चलो यहां पर चेक करते हैं। ये तो रेस्ट कंडीशन में, अभी भी रेस्ट कंडीशन में, तो ऑब्जर्वर क्या दिखेगा? इसको रेस्ट में दिखेगा। ऑब्जर्वर रेस्ट में दिखेगा तो बताओ, सॉरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी? 0। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी कितना? 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी कितना? 0। बताओ यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है? यस वैलिड है। तो अभी भी अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। तो अपने पास 3 कंक्लूजन थे। यदि कार रेस्ट कंडीशन पर है, यदि कार रेस्ट कंडीशन में है और उसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उस कंडीशन में कार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, क्योंकि वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो इस कंडीशन में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है और कार कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर कार वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है, कार वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है, या अपन कह सकते हैं कार अगर एक्सेलरेट होगी तो इस कंडीशन में a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कितना है एक्चुअल में? 0। बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया क्या? बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी उस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड नहीं करता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का स्यूडो फोर्स हो गया, आभासी हो गया, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, सॉरी जब एक्सेलरेशन a इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 और F इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आपने किसी सिस्टम या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया ही नहीं।
किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आपने लगाया ही नहीं और फिर भी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। इसके कंपैरेटिवली अगर सूडो फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है? ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। तो मैं समझता हूं आप कंप्लीटली समझ गए कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस लिखेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F equals to 0, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0, सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, 0 भी तो कांस्टेंट ही है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F equals to 0 means external force on particle is 0, so A is not equals to 0। A is not equals to 0 क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो इसको मास इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए A is not equals to 0। A is not equals to 0, इसलिए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। अब वो वेरिएबल वेलोसिटी चाहे तो मैग्नीट्यूड में हो, वेरिएबल वेलोसिटी चाहे तो मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो या दोनों में हो, लेकिन होगी क्या? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। देखें डिफरेंस देखते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इधर लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ये है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए 4-5 डिफरेंस अपन पहले ही देख चुके। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताओ न्यूटन्स लॉ वैलिड है क्या? एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ वैलिड है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है। यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। सेकंड डिफरेंस पर अपन डिस्कशन करते हैं। इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0 तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। इफ F इक्वल्स टू 0 तो अपन क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन इज 0। यहां क्या कंडीशन थी? पार्टिकल पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उस पर उस कंडीशन में सूडो फोर्स लगता है और ऑब्जर्वर की अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर। नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। A इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यहां पर देखें A इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। अब वो वेरिएबल वेलोसिटी चाहे तो मैग्नीट्यूड में वेरिएबल हो या डायरेक्शन में वेरिएबल हो या दोनों में वेरिएबल हो, लेकिन वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल होगी। पॉइंट नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं सारे के सारे अपरिवर्तित रहते हैं, सारे के सारे इनवेरिएंट रहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं सारे के सारे इनवेरिएंट रहते हैं। फंडामेंटल रूल्स का मतलब क्या है? लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, लाइक एनर्जी कंजर्वेशन लॉज, लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं फिजिक्स के मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉज इनवेरिएंट रहते हैं। इसमें इनवेरिएंट का मतलब है निश्चर रहते हैं। उसमें फंडामेंटल लॉज इनवेरिएंट नहीं रहते, क्योंकि अपन ने सेकंड
लॉ ऑफ मोशन देखा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज वैलिड नहीं है। फंडामेंटल लॉज का मतलब क्या है? फंडामेंटल लॉज लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन, लाइक एनर्जी कंजर्वेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिस किसी फ्रेम में शूडो फोर्स लगता है, जिस किसी फ्रेम में शूडो फोर्स लगता है, वो सारे के सारे फ्रेम नॉन इनर्शियल होते हैं। अपन आगे जाके मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेशन करेगा, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो वहाँ पर एक इफेक्ट होगा, एक फोर्स होगा जिसे कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। इसका मतलब जितने भी रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, जितने भी रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, सब में शूडो फोर्स लगेगा, और शूडो फोर्स लगेगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। जितने भी रोटेटरी घूर्णी निर्देश तंत्र हैं, सब में शूडो फोर्स लगेगा, आभासी बल लगेगा, और आभासी बल लगेगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखेंगे, जितने भी घूर्णी निर्देश तंत्र हैं, जितने भी घूर्णी निर्देश तंत्र रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, सारे के सारे कैसे होंगे? नॉन इनर्शियल। सारे के सारे कैसे होंगे? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल क्यों होंगे? क्योंकि इनमें हमेशा शूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई होता है, शूडो फोर्स या आभासी बल का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस क्या है। देखो, अपन बार बार कह रहे थे एक वर्ड कि ये ऑब्जर्वर वो यहाँ पर है, पृथ्वी पर स्थित है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ जो भी निर्देश तंत्र है वो कैसा होगा? इनर्शियल। पृथ्वी कैसा निर्देश तंत्र? इनर्शियल। एक्चुअल में पृथ्वी को इनर्शियल निर्देश तंत्र माना जाता है, जबकि वास्तव में पृथ्वी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। पृथ्वी को नोट करके लिखेंगे, पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र इनर्शियल माना जाता है, जबकि वास्तव में यह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, पृथ्वी से जुड़ा निर्देश तंत्र होता है, पृथ्वी से जुड़ा निर्देश तंत्र होता है, और चार ऑप्शन दिए हुए थे। फर्स्ट में दिया हुआ था जड़त्वीय, इनर्शियल। सेकंड में दिया हुआ था अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और आगे लिखा हुआ था क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति करती है। कारण लिखा हुआ है घूर्णन गति करती है। और थर्ड ऑप्शन था अजड़त्वीय, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण गति करती है। कौन सी गति करती है? चक्रण गति, स्पिन मोशन जिसको आप कहते हैं। और डी ऑप्शन में था बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। तो अर्थ इनर्शियल नहीं होती है, इनर्शियल मानकर अपन कैलकुलेशन करते हैं, जबकि एक्चुअल में अर्थ कैसी होती है? नॉन इनर्शियल। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, तो फाइनली कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें कैसे, नोट करके लिखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थ नॉन इनर्शियल कैसी है पहले समझे। नॉन इनर्शियल की कंडीशन क्या है? नॉन इनर्शियल की कंडीशन है F इक्वल्स टू 0 बट A इज नॉट इक्वल्स टू 0। A इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब वेलोसिटी V इज वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं।
वेलोसिटी v इज वेरिएबल। वो वेरिएबल वेलोसिटी किस में, चाहे तो मैग्नीट्यूड में वेरिएबल हो या डायरेक्शन में वेरिएबल हो, चाहे तो मैग्नीट्यूड में वेरिएबल हो या डायरेक्शन में वेरिएबल हो। देखो अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऐसी कंडीशन है जब अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए बताओ v क्या है, वेरिएबल। v क्या है, वेरिएबल है। v वेरिएबल है तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो f इक्वल्स टू 0। क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया कोई, क्या अर्थ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई किया ही नहीं। इसका मतलब v वेरिएबल है तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इस कंडीशन में अर्थ क्या होगा, नॉन इनर्शियल। क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो अर्थ को इनर्शियल क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, नोट करके लिखेंगे ये भी, इनर्शियल मान के अपन कैलकुलेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम होती है, लगभग 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, विच इज नेग्लिजिबल टेंड्स टू 0। कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, ओमेगा टेंड्स टू 0, ओमेगा टेंड्स टू 0, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन कितना कंसिडर कर लेते हैं, 0। अर्थ का एक्सेलरेशन 0 कंसिडर कर लेते हैं और अर्थ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा, F इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन को 0 कंसिडर कर लिया, F इक्वल्स टू 0, तो बताओ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल। कैसा होगा, इनर्शियल। तो ध्यान रखना है अर्थ एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, इनर्शियल मान के कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें सब कुछ क्लियर है कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे। इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। देखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण क्या होती है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए जाते हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो निर्देश तंत्र। कितने निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्र, और दोनों ही क्या, जड़त्वीय। दोनों ही क्या, जड़त्वीय। अगर दोनों ही निर्देश तंत्र जड़त्वीय हैं, दोनों ही निर्देश तंत्र जड़त्वीय हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है दोनों की कांस्टेंट हो, जरूरी नहीं है दोनों की कांस्टेंट, एक की 0 हो सकती है, दूसरे की कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि 0 भी तो कांस्टेंट ही है, 0 भी कांस्टेंट ही है। इसलिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव मोशन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। उस टाइम पर एक फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम, इनके कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन होगा, कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन होगा, निर्देशांकों में जो संबंध स्थापित किया जाता है, उनको रूपांतरण समीकरण कहते हैं। मान लेते हैं S एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, S। इसमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं XYZ और एक टाइम t। S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं x डैश, y डैश, z डैश एट टाइम t डैश। तो इस XYZ और x डैश, y डैश, z डैश, t डैश में जो संबंध स्थापित किया जाता है, उन समीकरणों को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। देखिए इससे पहले एक वर्ड बार बार रिवाइज हो रहा है कि इनवेरिएंट क्या होता है, निश्चर क्या होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पर। तो टाइटल डालें इनवेरिएंट क्वांटिटी।
निश्चर राशियां। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या होती है। मान लेते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, ये इसका है ओरिजिन जिसको आप मूल बिंदु कहते हैं। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट या पार्टिकल के निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड एट टाइम टी। इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगा आर। ऐसे ही दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स डेस वाई डेस जेड डेस ओ डेस, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डेस। इस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे कंसिडर करते हैं, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं एक्स डेस वाई डेस जेड डेस एंड टी डेस। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आर डेस। मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है और चार्ज का अमाउंट कितना है 10 माइक्रोकुलाम। कितना है 10 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब रेस्ट फ्रेम में, ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट फ्रेम में चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम। अब ये चार्ज अपन मूविंग फ्रेम में मेजर करते हैं, ये चार्ज अपन मूविंग फ्रेम में मेजर करते हैं और मूविंग फ्रेम में भी रिजल्ट आता है 10 माइक्रोकुलाम। मूविंग फ्रेम में भी कितना रिजल्ट आए 10 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब चार्ज को चाहे रेस्ट फ्रेम में मेजर करो चाहे मूविंग फ्रेम में मेजर करो, दोनों में रिजल्ट कितना आ रहा है 10 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब चार्ज क्या होगी इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। चार्ज क्या होगी इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। तो इनवेरिएंट क्वांटिटी किसे कहते हैं? वह राशि जो निर्देश तंत्र की मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, वह राशि जो निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करती है, उस राशि को क्या कहते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगी इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनवेरिएंट क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब चाहे आप रेस्ट फ्रेम में मेजर करो या आप मूविंग फ्रेम में मेजर करो, ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें मेजर करो, अगर राशि इक्विवेलेंट आती है तो उसको अपन कहते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले गैलीलियन रूपांतरण की दो इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात है? फर्स्ट, गैलीलियन रूपांतरण में टाइम हमेशा इनवेरिएंट रहता है। इसका मतलब t इक्वल्स टू टी डेज, टाइम t इक्वल्स टू टी डेज। चाहे एस फ्रेम में मेजर करो इवेंट का टाइम या एस डेज फ्रेम में मेजर करो, दोनों के दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। तो गैलीलियन रूपांतरण में हमेशा टाइम t इनवेरिएंट रहता है। नंबर 2, गैलीलियन रूपांतरण में पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब वैलिड होगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो, तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा। देखिए यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि गैलीलियन रूपांतरण के लिए गैलीलियन रूपांतरण के लिए असत्य संबंध है या असत्य कथन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया लगातार 4-5 एग्जाम में। देखो फर्स्ट कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट, टाइम इनवेरिएंट है, तो सही है ये स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट थोड़ी है। टाइम तो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पूछा, सेकंड ऑप्शन दिया वेलोसिटी इनवेरिएंट, थर्ड ऑप्शन था एक्सेलरेशन इनवेरिएंट, फोर्थ ऑप्शन था फोर्स इनवेरिएंट।
फोर्स इनवेरिएंट। तो अभी अपन गैलीलियन पर पूरा डिस्कशन करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी की भी, एक्सेलरेशन की भी और फोर्स की भी। जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन देखेंगे कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या है, एस डेस में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एस फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल ही आता है। अगर एक्सेलरेशन इक्वल है तो बताएं फोर्स भी इक्वल होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डेस इक्वल्स टू एफ। तो इन चारों में से एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, वो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं रहती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी इस पर डिस्कशन करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती है और कौन कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट नहीं रहती। कुछ कुछ अपन को पहले से पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवेरिएंट है, तीनों ही लॉ ऑफ मोशन इनवेरिएंट है, क्योंकि मूल नियम या भौतिकी के जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो सभी के सभी इनवेरिएंट रहते हैं। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इनवेरिएंट है, मोमेंटम कंजर्वेशन इनवेरिएंट है, लॉज ऑफ मोशन इनवेरिएंट है। ध्यान रखें, मोमेंटम कंजर्वेशन इनवेरिएंट है, सिस्टम का मोमेंटम जो है वो इनवेरिएंट है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है। इन सब पर डिस्कशन करेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन। तो टाइटल डालें सबसे पहले, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत स्थिति समीकरण निकालेंगे अपन, पोजीशन के इक्वेशंस, पोजीशन इक्वेशंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो कैसे, मान लेते हैं दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस डेस, एस और एस डेस। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी स्टेट में है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी स्टेट में, इसका मतलब ये मूविंग फ्रेम नहीं है और ये डायरेक्शन z। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस डेस है। कंसिडर करते हैं दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, एस डेस। ये डायरेक्शन होगी एक्स डेस, ये डायरेक्शन होगी वाई डेस, ये डायरेक्शन होगी जेड डेस। ये उसका होगा ओरिजिन ओ डेस। कंसिडर करते हैं एस डेस भी इनिशियली स्टेशनरी स्टेट में है। इसका मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू टी डेस इक्वल्स टू 0, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, 0 है। कंसिडर करते हैं कुछ टाइम के बाद में एस डेस फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एस डेस जो फ्रेम है वो v वेलोसिटी से किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या कंडीशन होगी, देखें ये होगा अक्ष फ्रेम और ये होगा एस डेस फ्रेम, अक्ष डेस, वाई डेस, जेड डेस। किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा, इनिशियली दोनों का ओरिजिन यहाँ था, जब कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा तो t टाइम के बाद में ये ओरिजिन यहाँ आ जाता है इस o डेस पर, क्योंकि इनिशियली यहाँ था, t टाइम के बाद में ओरिजिन यहाँ आ जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, vt, क्योंकि अपन जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा, vt। मान लेते हैं s और s डेस फ्रेम में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y, z, t, और s डेस फ्रेम में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x डेस, y डेस, z डेस, t डेस होंगे। s फ्रेम में पॉइंट p या पार्टिकल का इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, r।
एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थिति सदिश क्या है, आर डेस। वेक्टर रूल लगाते हैं, वेक्टर सम रूल क्या है, ये डायरेक्शन इक्वल्स टू ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन। तो लगाएं वेक्टर सम रूल। वेक्टर सम रूल से अपन क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू वी टी प्लस आर डेस। इसका मतलब आर डेस इक्वल्स टू क्या आ गया, आर डेस इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आर डेस इक्वल्स टू आर होता, अगर आर डेस इक्वल्स टू आर होता, इसका मतलब होता ऐसा तो अपन कहते कि पोजीशन वेक्टर इनवेरिएंट क्वांटिटी है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर इनवेरिएंट होती, कब होती, जब आर डेस इक्वल्स टू आर होता। लेकिन क्या आर डेस इक्वल्स टू आर है, नहीं है। तो आर डेस इक्वल्स टू आर माइनस वी टी है, इसलिए पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत इनवेरिएंट नहीं रहती है। नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर इज not invariant under Galilean transformation, कि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर नहीं रहता है। अब देखो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एस फ्रेम में पार्टिकल का स्थिति सदिश क्या होगा, आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। और ऐसे ही एस डेस फ्रेम में लिखें तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई केप एक्स डेस प्लस जे केप वाई डेस प्लस के केप जेड डेस। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ओनली अलोंग पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी एक्स आई केप। अगर तीनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करता है तो अपन लिखते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप। लेकिन सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए अपन लिख सकते हैं वी एक्स आई केप या वी आई केप। जब ये सारी वैल्यूज रख के कंपैरिजन करेंगे आई केप, जे केप और के केप के कोफिशिएंट्स का, तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी, देखो आई केप एक्स डेस प्लस जे केप वाई डेस प्लस के केप जेड डेस इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू क्या है, आई केप एक्स जे केप वाई प्लस के केप जेड माइनस वी टी मीन्स वी आई केप इंटू टी। कंपेयर करें आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करेंगे तो एक्स डेस इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इक्वल्स टू वाई, जेड डेस इक्वल्स टू जेड। ये कहलाती है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ पोजीशन। पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है ये और उसकी कंपोनेंट फॉर्म कहलाती है। अब यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और उसकी भी कंपोनेंट फॉर्म, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे क्या वेलोसिटी इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या नहीं है। एक रिजल्ट आपके पास आ गया है कि पोजीशन वेक्टर इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। देखें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। जानते हैं एस डेस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर क्या आया था अभी, आर डेस इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी आर डेस इक्वल्स टू डी आर माइनस वी डी टी, क्योंकि वी कांस्टेंट है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं डी टी डेस से, सो डी आर डेस अपॉन डी टी डेस इक्वल्स टू
dr अपॉन dt माइनस v dt डैश से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा dt डैश और ये हो जाएगा dt। सो देखिए क्या लिख सकते हैं, dr डैश अपॉन dt डैश इक्वल्स टू dr माइनस v dt अपॉन dt। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन t डैश इक्वल्स टू t डैश इक्वल्स टू t है, तो क्या लिख सकते हैं, dt डैश इक्वल्स टू dt। तो dt डैश को रिप्लेस किया है किससे, dt से। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो dr डैश अपॉन dt डैश इक्वल्स टू dr अपॉन dt माइनस v। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s डैश फ्रेम। सो u डैश इक्वल्स टू u माइनस v। देखें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं, बताएं वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी है क्या अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं है। इनवेरिएंट क्वांटिटी कब होती, जब u डैश इक्वल्स टू u होता तब वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी होती। लेकिन यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, u डैश इक्वल्स टू u माइनस v, इसलिए वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, velocity is not invariant under Galilean transformation। अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखें तो आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में इसको एक्सपेंड करते हैं तो यू डैश को क्या लिख सकते हैं, आई कैप यू एक्स डैश प्लस जे कैप यू वाई डैश प्लस के कैप यू जेड डैश। ऐसे ही एस फ्रेम में लिखें तो आई कैप यू एक्स प्लस जे कैप यू वाई प्लस के कैप यू जेड माइनस वी को क्या लिख सकते हैं, ओनली वी आई कैप। कंपैरिजन करेंगे वैसे ही आई कैप, जे कैप और के कैप का, तो क्या रिजल्ट आएगा, यू एक्स डैश इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश इक्वल्स टू यू वाई, यू जेड डैश इक्वल्स टू यू जेड। बताएं वेलोसिटी इनवेरिएंट है कि नहीं है, वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, v आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। ये वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अपन एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है आपके पास, वेलोसिटी की इक्वेशन है u डैश इक्वल्स टू u माइनस v। इसको डिफरेंशिएट करें तो du डैश इक्वल्स टू du माइनस 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कांस्टेंट, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। पूरी इक्वेशन को dt डैश से डिवाइड कर दें तो du डैश अपॉन dt डैश इक्वल्स टू du अपॉन dt लिख दें डायरेक्ट। क्यों लिख दें, क्योंकि dt डैश इक्वल्स टू dt, टाइम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन इन एस डैश फ्रेम। ये क्या है, एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम, एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। तो बताएं इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहां से। इनवेरिएंट क्वांटिटी किसे कहते हैं, यदि किसी क्वांटिटी को एस फ्रेम में मेजर किया जाए और सेम रिजल्ट एस डैश फ्रेम में आए तो उस क्वांटिटी को इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। एक पार्टिकल है जिसका एस फ्रेम में एक्सेलरेशन ए है, एक पार्टिकल है जिसका एस फ्रेम में एक्सेलरेशन है ए, जो कि रेस्ट फ्रेम है, और एस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसमें उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया ए डैश। तो ए डैश किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। इसका मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
is invariant under Galilean transformation. अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखें तो आई कैप जे कैप के कैप को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कंपोनेंट फॉर्म क्या आ जाएगी, ए एक्स डेस इक्वल्स टू ए एक्स, ए वाई डेस इक्वल्स टू ए वाई और ए जेड डेस इक्वल्स टू ए जेड। ये हो जाएगी इसकी कंपोनेंट फॉर्म। अगर इस इक्वेशन को मास एम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एम ए डेस इक्वल्स टू एम ए मीन्स एफ डेस इक्वल्स टू एफ। बताएं फोर्स इज इनवेरिएंट और नॉट? यस, फोर्स इज ऑल्सो इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट क्यों है? क्योंकि फोर्स का जो रिजल्ट एस फ्रेम में वो का वो रिजल्ट किस में आ रहा है, एस डेस फ्रेम में आ रहा है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इनवेरिएंट, फोर्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी भी कंपोनेंट फॉर्म लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डेस इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ वाई डेस इक्वल्स टू एफ वाई, एफ जेड डेस इक्वल्स टू एफ जेड। अब जितना भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कशन किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, टाइम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, टी डेस इक्वल्स टू टी। पोजिशन वेक्टर इज नॉट इनवेरिएंट क्योंकि आर डेस इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, इसलिए नॉट इनवेरिएंट। वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज यू डेस इक्वल्स टू यू माइनस वी। एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि ए डेस इक्वल्स टू ए। Force is also invariant under Galilean transformation because F dash equals to F. Galilean transformation तभी valid है if U less than C, means speed और velocity of particle is less than speed of light. ये कुछ important conclusion थे और कुछ आप पहले से जानते हैं ऑलरेडी कि फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स इनवेरिएंट रहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कौन कौन से? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ऑफ सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सारे। अब देखें, डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पर और वो नेक्स्ट क्वांटिटी है मोमेंटम। क्या मोमेंटम इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? भाई मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पूरे सिस्टम का लॉ इनवेरिएंट है लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है। देखो कैसे नहीं है, एस डेस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, यू डेस इक्वल्स टू यू माइनस वी, यही है। मान लेते हैं एस में पार्टिकल का मास क्या है, एम। एस में पार्टिकल का मास क्या है, एम। ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, यू डेस वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, पी डेस इक्वल्स टू एम यू डेस, पी डेस इक्वल्स टू एम यू डेस। अगर ये कि ये इक्वेशन एस फ्रेम में आ जाए, इसका मतलब पी डेस इक्वल्स टू अगर पी हो जाए, पी डेस इक्वल्स टू अगर पी हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि मोमेंटम इनवेरिएंट है। मोमेंटम क्या है, इनवेरिएंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोमेंटम इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए यू डेस का रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी डेस इक्वल्स टू एम यू माइनस वी। इसका मतलब पी डेस इक्वल्स टू एम यू माइनस एम वी। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम, क्योंकि एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, यू है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, पी डेस इक्वल्स टू पी माइनस एम वी। बताएं मोमेंटम इज इनवेरिएंट और नॉट? मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है। मोमेंटम तो कब इनवेरिएंट क्वांटिटी होती, जब पी डेस इक्वल्स टू पी,
तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है। पूरे सिस्टम पर जब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन लॉ इनवेरिएंट रहेगा। ऐसे देखें, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी पार्टिकल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हाफ एम यू डेस स्क्वायर, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू डेस इक्वल्स टू क्या है, u माइनस वी का होल स्क्वायर आ गया। क्या ये रिजल्ट हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर आएगा? अगर बराबर आएगा तो अपन कह देंगे इनवेरिएंट है। अगर हाफ एम यू डेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा तो अपन कह देंगे इनवेरिएंट है काइनेटिक एनर्जी। अगर नहीं होगा तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट नहीं है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यू डेस, यहीं से भी पता लग जाएगा कि यू डेस पर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, जबकि यू डेस खुद इनवेरिएंट है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी यू डेस खुद नॉन इनवेरिएंट है, यू डेस इनवेरिएंट नहीं है। अगर यू डेस इनवेरिएंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनवेरिएंट नहीं होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक फाइनली डिस्कशन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। देखो विस्थापन क्या होता है, मान लेते हैं एक पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। अगर ये एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं लिखता हूं तो x1 डेस, y1 डेस, z1 डेस, और ये भी एस डेस में लिखें तो x2 डेस, y2 डेस और z2 डेस। अगर ये के ये कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल के लिए एस फ्रेम में लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, x1 डेस x1 क्या लिख सकते हैं, x1, y1, z1, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x2, y2, z2 लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, अपन जानते हैं मैथमेटिकल तरीके से दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, एस डेस फ्रेम में लिखें तो अपने पास रिजल्ट आएगा, एस डेस फ्रेम में रिजल्ट आएगा x2 डेस माइनस x1 डेस स्क्वायर प्लस y2 डेस माइनस y1 डेस स्क्वायर प्लस z2 डेस माइनस z1 डेस स्क्वायर। और एस फ्रेम में वही डिस्टेंस लिखें तो अपने पास रिजल्ट आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यदि दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इनवेरिएंट है, डिस्टेंस अगर इनवेरिएंट है तो अपन कह सकते हैं कि डी डेस, अगर डिस्टेंस इनवेरिएंट है तो अपन कह सकते हैं डी डेस इक्वल्स टू डी। क्योंकि इनवेरिएंट का मतलब क्या है, जो रिजल्ट एस फ्रेम में आ रहा है वही रिजल्ट किस में आना चाहिए, एस डेस फ्रेम में आना चाहिए। अगर डी डेस इक्वल्स टू डी है तो अपन कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में भी ऐसा ही रिजल्ट आता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट P1 पर है, कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, और पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज r1। कुछ टाइम के बाद में पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट P2 पर पहुंच जाता है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो क्या ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगी?
डिस्टेंस कितनी होगी वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है। देखिए वेक्टर से हम रूल लगाएं, ये पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस होकर इधर गया तो वेक्टर रूल लगाते हैं, तो ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन इक्वल्स टू ये डायरेक्शन, तो क्या लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस इस बीच वाली डिस्टेंस को कंसिडर कर लेते हैं d वेक्टर इक्वल्स टू r2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, किस फ्रेम में, एस फ्रेम में। ऐसा का ऐसा कंक्लूजन अगर अपन एस डैश फ्रेम में देखते हैं और एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं x1 डैश, y1 डैश और z1 डैश। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा r1 डैश। कुछ टाइम के बाद में पार्टिकल इस पोजीशन पर डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पर जो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 डैश। वापस वेक्टर से हम रूल अप्लाई करते हैं तो r1 प्लस ये इक्वल्स टू r2 डैश, इसको कंसिडर कर लेते हैं d डैश, जैसे इसमें कंसिडर किया था d, तो क्या लिख सकते हैं r1 डैश प्लस d डैश इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आएगा r2 डैश। तो अपन क्या लिख सकते हैं d डैश इक्वल्स टू r2 डैश माइनस r1 डैश। अब अगर d वेक्टर इक्वल्स टू d डैश वेक्टर आ जाए तो अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस डैश फ्रेम लेके चलेंगे और एस को प्रूफ कर देंगे। देखें एस डैश फ्रेम में अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या रिजल्ट आया है r2 डैश माइनस r1 डैश, यही है। जबकि अपन ऑलरेडी जानते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन वेक्टर इज r डैश इक्वल्स टू r माइनस vt। सो क्या लिख सकते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो d डैश इक्वल्स टू r2 की जगह क्या लिख सकते हैं r2 डैश इक्वल्स टू r2 माइनस vt, माइनस r1 की जगह क्या लिख सकते हैं r1 माइनस vt, vt से vt कैंसिल आउट, सो d डैश इक्वल्स टू r2 माइनस r1, और r2 माइनस r1 क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन एस फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार एग्जाम में लिखा जा रहा है ये। तो अपन क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जब ये क्वांटिटी इनवेरिएंट है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा इनवेरिएंट होगा। इसका मैग्नीट्यूड चेक करें तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा इनवेरिएंट आएगा। देखें कैसे, मैग्नीट्यूड d डैश इक्वल्स टू क्या होगा बताओ एस डैश में x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर, यही होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब आप अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं d डैश इक्वल्स टू d तो अपन कह देंगे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा इनवेरिएंट, जिसको आप दूरी कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। देखो अपन प्रूफ कर चुके कंपोनेंट फॉर्म x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z। अगर सेकेंड पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो सेकेंड पोजीशन के लिए क्या लिख सकते हैं x2 डैश इक्वल्स टू x2 माइनस vt, इसके लिए क्या लिख सकते हैं x1 माइनस vt, सो माइनस x1 प्लस vt स्क्वायर। x1 डैश की जगह क्या लिखेंगे x1 माइनस vt, तो x1 तो नेगेटिव हो जाएगा और vt किसका हो जाएगा पॉजिटिव। y2 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1,
Z2 डेज की जगह क्या लिख सकते हैं, Z2 माइनस Z1। इससे ये कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, फाइनली रिजल्ट आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जो क्या है, जो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, किस फ्रेम में, एस फ्रेम में। किस फ्रेम में, एस फ्रेम में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको दूरी कहते हैं, इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट रहती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अपन ने क्या क्या स्टडी किया उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है मास पर, और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मास क्या है, अपन जानते हैं मास m इक्वल्स टू एम नॉट ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर या यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही है मास। अपन जानते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड है जब v इज लेस देन c होगा, जब v इज लेस देन c। v अपॉन c लेस देन 1, इसका मतलब v अपॉन c नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेरेटिव टू 1। जब v अपॉन c नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेरेटिव टू 1 तो अपन लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू एम नॉट। इसका मतलब इस कंडीशन में m में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, m में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा तो m भी क्या होगी, इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। m भी क्या होगी, इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मास पर कि मास इनवेरिएंट है या नहीं, तो मास इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर जितना भी डिस्कशन किया है एक बार उसको लिख लेते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। देखें यहां पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, और यहां पर इधर लिखेंगे कि वो इनवेरिएंट है या नहीं, इनवेरिएंट है या नॉन इनवेरिएंट। देखो फर्स्ट क्वांटिटी बताएं, टाइम इज इनवेरिएंट और नॉट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या टाइम इनवेरिएंट है, एग्जैक्टली टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि अपन लिख चुके t इक्वल्स टू टी डेज। बताएं मास इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यस अभी अभी देखा है मास इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ पोजीशन वेक्टर, जिसको आप r या r डेज कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर इनवेरिएंट है क्या अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं है। पोजीशन वेक्टर इज नॉन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार यहीं से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं वेलोसिटी इनवेरिएंट है कि नहीं, वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आया था इसलिए ये भी इनवेरिएंट नहीं है। बताएं एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है कि नहीं, यस एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं फोर्स इनवेरिएंट है कि नहीं, फोर्स इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की नहीं। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इनवेरिएंट और नॉट, मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं है। क्यों इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट क्वांटिटी, वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है इसलिए मोमेंटम भी इनवेरिएंट नहीं है। पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बताएं काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है और वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 9 पर डिस्कशन करते हैं। बताएं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ।
मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पर डिस्कस करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इनवेरिएंट है कि नहीं? यस, इनवेरिएंट है। स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया था कि फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज इनवेरिएंट रहते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन इनवेरिएंट है, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट इनवेरिएंट। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इनवेरिएंट है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट इनवेरिएंट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इनवेरिएंट है। बताएं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसको आप कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट और नॉट? लॉज ऑफ मोशन भी इनवेरिएंट है, जिनको आप फंडामेंटल रूल्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं, सभी के सभी इनवेरिएंट हैं। तो ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कशन। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार एक दो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो लास्ट टाइम एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? निम्न में से सही संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन था MVT, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, VAT, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3, MAT इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और पॉइंट नंबर 4 था VAF इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जैक्टली यही ऑप्शन थे 4। तो देखिए अपन पढ़ चुके हैं, उनसे ही अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। बताएं, मास इनवेरिएंट है क्या? मास इनवेरिएंट है। बताओ वेलोसिटी इनवेरिएंट है क्या? नहीं है। जब वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है तो पूरा ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया ना, ये तो गलत। बताओ वेलोसिटी इनवेरिएंट है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट। बताओ मास इनवेरिएंट है क्या? यस, मास इनवेरिएंट क्वांटिटी है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3। छोटा भी चेक कर लेते हैं। बताओ वेलोसिटी इज इनवेरिएंट और नॉट? वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण के लिए असत्य संबंध है, असत्य संबंध है। फॉल्स कंडीशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, दूरी निश्चर राशि होती है, दूरी निश्चर राशि होती है। पॉइंट नंबर 2 में था वेग निश्चर राशि होती है। पॉइंट नंबर 3 में था त्वरण निश्चर राशि होती है। पॉइंट नंबर 4 में था टाइम निश्चर राशि होती है। कौन सा इनकरेक्ट है? अपन प्रूफ कर चुके दूरी। दूरी का मतलब अभी अभी लिखा था d डैश इक्वल्स टू d, यही तो दूरी है। इसका मतलब दूरी तो इनवेरिएंट है और ये सही ऑप्शन है। वेग इनवेरिएंट है कि नहीं? वेग इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं होती। आगे चेक करते हैं। त्वरण इनवेरिएंट राशि होती है, यस। टाइम भी इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो आपको क्या निकालना है? इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट असत्य कौन सा है? इसमें लिखा हो वेग इनवेरिएंट राशि होती है। क्या वेग इनवेरिएंट राशि होती है? नहीं, वेग इनवेरिएंट राशि नहीं होती, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। इसके साथ साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैलकुलेट की थी, और जिस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है।
बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में।